हर आदमी चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो या व्यापारी हो, कभी न कभी उसे रिटायर करना होता है। और जब वो रिटायर होता है तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी कम हो जाती है और साथ ही साथ उसकी कुछ ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। कुछ ज़रूरतें मीन्स जैसे अधिक उम्र में सबसे अधिक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और निश्चित रूप से मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाएंगे। ज़िंदगी भर हमने नौकरी की, व्यापार में रहे, हमारी इच्छा थी घूमने की, हिंदुस्तान को समझने की, दुनिया को समझने की, लेकिन या तो नौकरी के कारण या अपने व्यापार के कारण मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं कहीं घूम सकूं। तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये दबी इच्छाएं जो हैं घूमने की, वो मैं पूरी कर सकूं। और निश्चित रूप से घूमने में टूर एंड ट्रेवल्स के खर्चे आपके बढ़ेंगे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट सबों के साथ एप्लीकेबल है कि हमने काफ़ी लंबे समय तक नौकरी की, काफ़ी लंबे समय तक व्यापार किया, उस चक्कर में हमने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भुला दिया। सोशल ऑब्लिगेशंस जो थे वो पूरे नहीं कर सके। अब हम चाहते हैं कि चूंकि अब हम रिटायर हो गए हैं तो वो सारे सोशल ऑब्लिगेशंस, दोस्तों से मिलना, परिवार के किसी फंक्शन को अटेंड करना और बहुत सारी सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। निश्चित रूप से सोशल ऑब्लिगेशन पूरा करने में भी खर्च होते हैं। ये खर्च आपके रिटायरमेंट के बाद ही बढ़ेंगे। ड्यूरिंग योर एक्टिव सर्विस और बिजनेस के दौरान ये खर्चे शायद ना होते हों या कम होते हों। अब सवाल यह है कि आमदनी कम और ज़रूरतें ज़्यादा, आखिर इसको मैच कैसे कराया जाए? और इन ज़रूरतों के अधिक होने के कारण यदि ये मिसमैच हो गया तो ये निश्चित है कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ठीक ढंग से नहीं गुजार पाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके कोई ऐसा पेंशन प्लान बनाना चाहिए, ढूंढना चाहिए, जिससे कि हमें रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन मिलता रहे और रिटायरमेंट के बाद हम सुखी जीवन बिता सकें। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यह प्लान जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दें उतना ही बेहतर है। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हमारी उम्र 45 साल की है तो आज से ठीक 15 साल के बाद, सामान्य अवस्था में ठीक 15 साल के बाद हम रिटायर करेंगे और हम चाहते हैं कि आज के दिन में कुछ ऐसा बिजनेस, ऐसा पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान बनाएं कि हमको आजीवन लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता रहे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एसआईपी को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए चूंकि हमारी उम्र 45 साल है तो कम से कम 15 साल हमारे पास हैं। हम 15 वर्षों के लिए एक एसआईपी स्टार्ट करेंगे और 15 साल के बाद एक हमारे पास कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। 60 साल, उस टाइम हमारी उम्र 60 साल हो जाएगी। हो सकता है कि उस टाइम या तो जिस फंड में हमने एसआईपी किया है उसी फंड को कंटिन्यू करें या कोई दूसरा फंड को सिलेक्ट करें। तो इन दोनों ही कंडीशंस में या तो वही फंड जो पहले वाला था उसी को कंटिन्यू करें या एक नया फंड को सिलेक्ट करें। दोनों में से किसी एक फंड से एट द एज ऑफ 60 जो हमें ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें, वो ज़रूरतें इस फंड से हम विड्रॉ कर। अब सवाल होता है कि ये एसआईपी जो 15 साल के लिए करेंगे ये किस फंड में करें। अब देखें, यहाँ हमने माना है कि हमारी उम्र 45 साल हो गई है। इसका मतलब रिटायरमेंट में हमें पूरे 15 साल, टाइम होरिजन 15 साल का है। चूँकि टाइम होरिजन 15 साल का है लेकिन 15 साल के बाद हमारी उम्र 60 साल की हो जाएगी, तो निश्चित रूप से टाइम होरिजन 15 साल का ही है, तो हमें स्मॉल कैप सेगमेंट को एवॉइड करना चाहिए। तो नंबर एक, स्मॉल कैप सेगमेंट में मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, ये एसआईपी स्मॉल कैप सेगमेंट में हमें नहीं करना है। नंबर दो, क्या हमें फिर लार्ज कैप सेगमेंट में जाना चाहिए? जनाब, चूंकि 15 साल का टाइम होरिजन है, ऐसा नहीं कि हमारी उम्र 60, 70 साल, 80 साल की हो गई है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अभी आज के दिन में टाइम हमारे पास कम से कम 15 साल है टू अटेन द एज ऑफ रिटायरमेंट। सो लार्ज कैप भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल होता है कि स्मॉल कैप अवॉइड करें, लार्ज कैप अवॉइड करें, तो बीच में बचता है मिड कैप। क्योंकि 15 साल का टाइम होरिजन है, मिड कैप हमें लगता है कि 15 साल के टाइम होरिजन के लिए
काफ़ी बेहतर सेगमेंट है। अब सवाल कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि एसआईपी जो 15 साल की करेंगे वो मिड कैप सेगमेंट में करेंगे, और इसके लिए हमने मिड कैप सेगमेंट में एक फंड को सिलेक्ट किया है। हालांकि ये पहले बता दूं, वो फंड बताने के पहले, कि ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हमें ये फंड पसंद है इसलिए मैंने इस फंड का नाम लिया। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, और उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड काफ़ी पुराना है, और मेरे हिसाब से इसका परफॉर्मेंस जो 15 साल का है वो करीब 20% 21% के आसपास का है। यदि हम एट द एज ऑफ 45 ईयर्स 15 साल के लिए हम यदि SIP करें इस फंड में, मिड कैप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 10,000 रुपये की SIP 15 वर्षों के लिए, तो 15 वर्ष के बाद जो इसमें कॉर्पस बनेगा वो 1 करोड़ 2 लाख के आसपास बन जाए। अब हमारी उम्र 60 साल हो गई है और हमारे पास 1 करोड़ 2 लाख रुपए हो गए। अब हम एक्टिव सर्विस में भी नहीं है, ना ही हम एक्टिव बिजनेस में हैं। अब हम पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में चाहता हूँ प्रॉपर ढंग से लीड करना। अब चूंकि हमारी उम्र 60 साल हो गई है, तो फिर हम एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या हमें वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए इसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में लगा जाए, जो कि मिड कैप सेगमेंट का फंड है। और चूंकि मिड कैप सेगमेंट का है तो रिस्क तो थोड़ा सा अधिक इन कंपेरिजन टू लार्ज कैप है। और हमारी उम्र ये हमने तब किया हुआ था जब हमारी उम्र 45 साल की थी, अब 60 साल की हो गई है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को चाहिए, हालांकि इसी फंड में कंटिन्यू करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यदि आप यू आर ए बिट कंजर्वेटिव तो आपको इस फंड से निकल जाना चाहिए और एक लार्ज कैप या फोकस्ड फंड की तरफ जाना चाहिए, जहां कि इस फंड के कंपैरिजन में आपको रिटर्न भी कम है तो रिस्क भी कम है। और रिस्क हम कम इसलिए लेना चाहते हैं कि हमारी उम्र 60 साल की हो गई है, और इस पर्पज से हमने एक फंड को सिलेक्ट किया है फोकस्ड फंड का, और उस फंड का नाम है क्वांट फोकस्ड फंड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट ए प्रमोशनल वीडियो। मैं क्वांट का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इस फंड को रैंडमली हमने सेलेक्ट किया कि हाँ ये फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपकी उम्र आज के दिन में 60 साल। अब एक एग्जांपल लेंगे, जब हमारी उम्र 45 साल थी तो उस टाइम 50,000 रुपये हमारे सफिशिएंट होते थे हमें मंथली एक्सपेंडिचर के लिए। चूँकि 60 साल की उम्र में कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस वगैरह, टूर्स एंड ट्रेवल्स प्लस हेल्थ एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। तो यदि हम 50,000 रुपये को 15 साल के बाद, कीपिंग इन व्यू जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो पिछले 15-20 साल से हिंदुस्तान का है वो आगे भी बरकरार रहा, तो 45 साल का आज का 50,000 रुपये मीन्स एट द एज ऑफ 45, 60 साल की उम्र में 1,18,000 के आसपास जो वैल्यू होगी उस रुपये की, वही वैल्यू परचेजिंग पावर आज के 50,000 रुपये की होगी। मीन्स आज का 50,000 और आज के 15 साल के बाद 1,18,000 के आसपास परचेजिंग पावर दोनों की बराबर होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो पिछले 15-20 सालों से हिंदुस्तान का है वो आगे बरकरार रहा। तो हमने फॉर द कैलकुलेशन पर्पस और कीपिंग इन व्यू कि 60 साल की उम्र में 50 साल में हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर कम थे, सोशल ऑब्लिगेशंस कम थे, अब बढ़ गए हैं, तो हमने उसको नट्स रफ में 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट मान लिया है कि एट द एज ऑफ 60, यदि आज के लेवल में जो 45 ईयर्स की एज में जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं, वही 60 साल के बाद मेंटेन करने में हमें 1,50,000 इंक्लूडिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर के इंक्लूड करने के बाद हमें ये चाहिए। और इस 1,50,000 को यदि आप क्वांट फोकस्ड फंड में 1 करोड़ 2 लाख जो फंड हुए थे एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स मीन्स एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, वो इसमें इन्वेस्ट किया, और उसके बाद इस फंड में से 1,50,000 हर मंथ निकाल रहे हैं। तो आफ्टर 15 ईयर्स आपके बाद आप ये पैसे निकालने के बाद भी आपके पास जो कॉर्पस बने रहेंगे वो 2 करोड़ 68 लाख के आसपास होगी, और उस टाइम आपकी उम्र 75 की हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सारे एजम्पशंस जो हैं ये मान के हैं कि क्वांट फोकस्ड फंड ने पिछले 15 साल में जो रिटर्न दिया है वही रिटर्न आगे भी देगा। हालांकि मैं रिपीट कर दूं,
ये रिटर्न रिपीट करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 15 साल जो पीछे का रिटर्न है उसमें बिजनेस के सारे फेज देख लिए, अच्छे फेज, खराब फेज, फ्लैट फेज, सारे फेज देख लिए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 15 वर्षों में भी फेज उसी तरह से होगा। अच्छे फेज आएंगे, खराब फेज आएंगे, फ्लैट फेज आएंगे, तो रिटर्न इसी आसपास ही होना चाहिए। हो सकता है कि 2 करोड़ 68 लाख ना होके 2.5 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से है ये 50 लाख नहीं होगा, न ही ये 10 करोड़ हो जाएगा। इसी आसपास कहीं ना कहीं वो होगा, और उस टाइम हमारी उम्र रहेगी 75। अब फिर इस 2 करोड़ 68 लाख को हम इसी फंड में कंटिन्यू करने दे रहे हैं, और 75 ईयर्स के एज में, फिर अगेन रिपीट करूंगा कि 1,50,000 60 साल की उम्र में हमें नीड था, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करें एट द एज ऑफ 75, तो ये 1,50,000 का जो परचेजिंग पावर है वो 75 की एज में वो करीब 3,60,000 के आसपास यदि हमारे पास हर मंथ पैसे मिलें, तो जो स्टैंडर्ड हमें एट द एज ऑफ 45 50,000 की थी, 60,000 साल पे वो 1,50,000 हो गई, 75 साल पे वो 3,60,000 हो गई, और इस फंड को इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, और 3,60,000 हर महीने यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आफ्टर 15 ईयर्स मीन्स एट द एज ऑफ 90 हमें 9 करोड़ 85 लाख के कॉर्पस तैयार हो जाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि 3,60,000 हर महीने हम उसे विड्रॉ कर रहे हैं। जनाब 90 साल तो आपके हो गए। अब 90 साल की उम्र में आपके पास 9 करोड़ 85 लाख के आसपास है, आपकी ज़िंदगी और बची हुई है, और हमने इस 9 करोड़ 85 लाख को इसी फंड में कंटिन्यू किया, और जब 90 साल की उम्र में हम देखा फिर कि 3,60,000 जो 75 साल की उम्र में है उसकी परचेजिंग पावर 90 साल की उम्र में होंगे 5,70,000 रुपये के बराबर। मीन्स 9 करोड़ 85 लाख में से हम 5,70,000 हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, और आफ्टर 10 ईयर्स मीन्स एट द एज ऑफ 100 ईयर्स आपने 5,70,000 10 साल के लिए निकाला भी, उसके बाद भी जो आपके पास फंड बचते हैं वो करीब 126 करोड़ के आसपास होंगे। जब जनाब आप देखेंगे आपने जर्नी स्टार्ट की थी SIP के 10,000 रुपये महीने से, और जर्नी जब ख़त्म कर रहे हैं तो सारे आपने राइट फ्रॉम 60 to 100 ईयर्स आपने काफ़ी अच्छी लाइफ फाइनेंशियली लीड की, और उसके बाद भी आपने 1 करोड़ 26 लाख रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ कर गए। अब मैं फिर रिपीट करूं, ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लान। हो सकता है कि ये फंड आपको पसंद ना हो, HDFC मिड कैप जो SIP के लिए तो वो पसंद ना हो, लमसम के लिए ये फंड पसंद ना हो, लेकिन ध्यान ये जरूर रखें कि 45 साल की उम्र में जब कोई फंड को सेलेक्ट करें तो कोशिश करें मिड कैप में जो और अच्छा फंड लेकर वही सेलेक्ट करें, उसका रिटर्न उसी आसपास के आसपास होगा। 2% कम हो सकते हैं, 2% अधिक हो सकते हैं, और एट द एज ऑफ 60 आप फोकस फंड लें या लार्ज कैप फंड लें, आप कोशिश करें कि मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट ना करें। और इस तरह से यदि आप करेंगे, हो सकता है कि एट द एज ऑफ 100 ईयर्स 126 करोड़ के आसपास का कॉर्पस ना हो, लेकिन ये तो निश्चित होगा कि यदि ये सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो आप बेहतर जिंदगी बिताएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कम से कम 90 से लेकर 130 करोड़ के बीच में कहीं ना कहीं कॉर्पस अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा आपका होता है, बिकॉज ये सारे परसेप्शन है, ये परसेप्शन हर का अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी फैक्ट्स। थैंक यू।